आज स्कूल में काफ़ी गहमा-गहमी थी। स्पोर्ट डे की तैयारी ज़ोरों-शोर से जारी थी। बच्चे अपने वालिदैन के साथ ग्राउंड में मौजूद थे, जहाँ वालिदैन अपने बच्चों की पुश्त-बनाई करते नज़र आ रहे थे। कुछ बच्चे रेस के लिए मैदान में आ चुके थे। वहीं महर, रेयान, अयान को हौसला दे रही थी, "बच्चा जीत ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है कि आपका हिस्सा लो और कुछ सीखो। अगर कभी आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, तो दिल में अल्लाह को मदद के लिए पुकारना, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा।" महर ने अपने दोनों बच्चों को बारी-बारी समझाते हुए कहा, जो इसकी बात सुनकर सयानों की तरह सरहरा रहे थे। "जी मम्मा, हम समझ गए हैं, लेकिन आप फ़िक्र मत करें, हम ज़रूर जीत कर आएँगे।" रेयान ने अयान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो इसने भी रेयान की बात पर हामी भरते हुए कहा, "हमें सर हिलाया, जिससे तो तुम लोगों की भी खुशफ़हमी है कि क्या कहने हैं।" रहमिया की आवाज़ पर बेसाख्ता पीछे पलटने में मजबूर हुए थे। रेयान और अयान अपनी नन्ही-सी मुठ्ठियाँ बेचे अपने गुस्से के साथ खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे, जो इनकी माँ से बदतमीज़ी से मुख़ातिब थी। "तुमसे मतलब?" इसको देखते ही यका-यमहर की आँखों में सरमैदी उमड़ आई थी और ओआईसी बहुत गुरूर नहीं आ गया तुम में, मगर कोई बात नहीं, आज तुम्हारी औकात वाज़ेह हो जाएगी, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें तुम्हें पूरे ग्राउंड में शर्मिंदा करवाएँगे। रायमन ने रेयान अयान को हक़ारत से देखते हुए कहा, जिस पर महर 2 कदम इसके पीछे बढ़ी थी। इसे यूँ खतरनाक तेवर से अपनी जानिब दौड़ता देखकर वो बेसाख्ता पीछे क्यों खिसकी थी। इसे पिछली बार का वाक़या अच्छी तरह याद था, जो भुलाया नहीं भूलता था। रहमा पूछना ये था कि अब तुम्हारा हाथ तो ठीक हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे दोबारा तुम्हारे हाथ को वापस इस हालत में लाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। बहन ने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए रायमा के बाजू को मैंने ख़याली नज़रों से देखते नज़दनसक किया, जो अभी भी प्लास्टर में लिपटा था। रायमा इसके इरादे समझ फ़ौरन अपना हाथ अपने पीछे छुपाते डर कर पीछे को भागी। "मैं तुम्हें देख लूँगी महर, तुम ज़्यादा देर मेरे आगे टिक नहीं पाओगी।" वो बगैर मुड़े कहती हुई अपनी जगह से 9-2-11 हो गई थी, जबकि इसके यूँ दुम दबाकर भागने पर रेयान और अयान का कहकमा बेसाख्ता था और वो अपनी माँ के गले लगकर बेस्ट विशेज़ लेते ग्राउंड की जानिब रेस की तैयारी के लिए चल दिए और इन दोनों को देखते महर के दिल से शिद्दत से दुआ निकली थी कि अल्लाह इनका हामी और नासिर हो। फिर अल्लाह जिसके साथ हो तो जीत खुद ही इसका मुकद्दर बन जाती है। महर दिलचस्पी से बच्चों की कारकर्दगी देख रही थी जब पौने घंटे की ब्रेक का ऐलान हुआ। रेयान और अयान को इनकी टीचर ने अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए ले गई थी। एकदम महर के फ़ोन पर इन नाउन नंबर से फ़ोटोज़ आने लगे और आती चली गई। महर ने जब वो नंबर खोला तो इस पर अपने और शम्स की नाज़ेबा तस्वीर देखकर इसका खून जल उठा। वो सब जानती थी कि शम्स ने गलत अंदाज़ में ली थी, लेकिन देखने वाले को लगता था कि वो अपनी मर्ज़ी से इसके साथ इस बदफ़ेली में शामिल थे। नीचे एक मैसेज पूरा पॉप हुआ था, "अगर तुम नहीं चाहती कि ये हसीन लम्हात मैं दाऊशा को भेजूँ, तो किंग्स मॉल में मुझसे मिलने आ जाओ। शायद इसके बाद मैं इन्हें ख़त्म करने का सोच सकता हूँ।" शम्स ने इसे अच्छी तरह ब्लैकमेल करके आखिर में वाहियात आँख मारता हुआ इमोजी भेजा था कि महविश गुस्से व शिद्दत से कि घूर-पीट पड़ती रह गई। अभी ब्रेक ख़त्म होने में काफ़ी वक़्त है और मॉल यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे था। वो आसानी से शम्स से 2-2 हाथ करके वापस आ सकती थी। इसने 2 लम्हे को सोचा, फिर फैसला करती उठी और जाने से पहले वो रेयान अयान को बता कर गई थी, ताकि इसकी गैर मौजूदगी में इसके बच्चे परेशान ना हों। 10 मिनट के में वो मॉल के सामने खड़ी थी और गहरी साँस भरती शम्स की बताई हुई जगह पर गई, जहाँ वो खुरू से अकड़ कर बैठता, क्योंकि बाजी आज इसके हाथ में थी और महर से अच्छी तरह फ़ायदा उठाने का इरादा रखता था। "क्या कहना चाहते हो तुम? जल्दी बोलो, मेरे पास वक़्त नहीं है तुम्हारे लिए।" महविश ने इसके करीब आकर खड़े होते बगैर बैठे इसे कड़े तेवरों से देखते हुए कहा, "आप आए, बाहर आए।" शम्स ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते लहक कर कहा था। यकीनन इसको महविश के गुस्से से भरे तासुरात मज़े दे रहे थे। "मैं आखिरी दफ़ा कह रही हूँ शम्स, मुद्दे पर आओ, वरना मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ ये मैं खुद भी नहीं जानती।" महविश की अब बस हुई थी। इसे किसी भी तरह वापस अयान रेयान के पास पहुँचना था, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि शम्स की तस्वीर को देखकर दाऊद को गलतफ़हमी पाले। तभी यहाँ शम्स से सारी तस्वीरें डिलीट करवाने आई थी। आफ्टर आफ्टर यू, शम्स ने इसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। इस बात से साफ अंदाज़ा होता कि वो जब तक वो बैठ नहीं जाती, शम्स आगे कुछ भी नहीं बोलने वाला था। इसके ढीठपन पर महविश का क्लस कर रह गई। "तुम्हारे कहने पर मैंने तस्वीरों को ज़ाया कर तुम्हारे कहने पर मैं इन तस्वीरों को ज़ाया कर दूँगा, मगर मेरी सिर्फ़ एक शर्त है। इनके बदले तुम मेरे साथ हाथ मिला लो और दाऊद शाह को छोड़ दो।" खुली आँखों से ख्वाब देखने के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। "आखिर तुम इतने खुशफ़हम क्यों हो शम्स? तुम्हें क्यों लगा कि मैं दाऊद जैसे शख़्स को छोड़कर तुम्हारे साथ ज़िंदगी बसर करने पर तैयार हो जाऊँगी? तुम तो बस एक पस्त ज़हनियत के खलीसी शख़्स हो, जिसे किसी दूसरे की इज़्ज़त की परवाह नहीं है, बल्कि सिर्फ़ अपना नाम और शोहरत प्यारी है। फिर मैं तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत करने वाले शोहर को क्यों छोड़ दूँगी?" महर ने
मुस्कुराना नज़रों से देखते हुए इसे कहा तो शम्स अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर दाँत पीच कर रह गया और जब बोला तो लहज़े से आँख उगल रही थी क्योंकि वो खरा शख़्स नहीं है। अगर तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हें इसे राहों पर तनहा नहीं छोड़ता। महज़ इसकी बात पे दंग रह गई थी। भला शम्स को इस बात का कैसे पता चला था? वो हैरान हो के मुझे कैसे पता चला इस बात का? कोई नहीं इस दुनिया में पैसा बोलता है। 2-4 पैसे भेजो लोगों के बारे में सब जान लो। तुम्हारी कोई वज़ाहत मुझे दाऊद से दूर नहीं कर सकती और हसीना को जितनी जल्दी हो सके इस अपने पास वापस बुला लो। मैं इस चूहे बिल्ली की खेल से तंग आ गई हूँ। अगर अब तुम इसके साथ मिलकर कोई भी कदम उठाया तो नतीजे के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। अब हैरान होने की बारी शम्स की थी। इसे उम्मीद ना थी कि मैं इतनी जल्दी हसीना के बारे में जान जाएगी। ठीक है, बहुत हुआ ये खेल, चलो अब इस खेल को ख़त्म करते हैं। मैं बाहर तुम्हारे पास आया, तुम्हें खुद को चुनने का मौका दिया, मगर तुमने अपने शौहर के साथ वफ़ा निभाते हुए मुझे धिक्कार दिया। मगर अब तुम खुद चल के मेरे पास आओगी मेरे साथ के लिए। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस गलत शख़्स से दिल लगा बैठी हो। तुमने तो बावफ़ा बीवी होने और अपने शौहर पे यकीन होने का सबूत दे दिया, मगर ये क्या तुम्हारा शौहर भी तो पर इतना यकीन करता है? शम्स ने तंज़िया अंदाज़ में पूछा तो इसे बेसाख्ता थूक निकला। मैं खुद नहीं जानती थी कि दाऊद उस पर यकीन है कि नहीं, लेकिन परसों रात के बाद इनके बीच सब ठीक हो चुका था और दाऊद ने हमेशा इसका साथ देने का वादा किया था। तभी वो यकीन लहजे में बोली, ना ही मैं तुम्हारे पास आऊँगी, ना ही दाऊद मुझ पर ऐसी नौबत लाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि दाऊद को मुझ पर पूरा भरोसा है। अगर तुम देखना चाहते हो तो ये तस्वीर इसको बस शौक दिखाओ। मैं तुमसे नहीं डरती और ना ही तुम्हारे बुलाने पर कभी आऊँगी। बेहतर है पीछे हट जाओ। इसकी बात तो शम्स ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे की बात पर बड़ा मुस्कुराता है। मैं इसे गुस्से से वार्न करती सर झटक कर वहाँ से निकलती चली गई। मगर शम्स की आखिरी मायने ख़ैज़ी मुस्कुराहट इसके ज़हन से चिपक कर रह गई थी। जब वो वापस आए काफ़ी गेम्स हो चुके थे जबकि रेयान एक रेस में जीता था जबकि दूसरी में सेकंड आया था। अब बारी थी ऐन की क्लास की और रही बात महर की तो उसका दिल ज़ोरों-शोर से धक-धक कर रहा था जैसे अभी सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। सब बच्चे एक कतार में खड़े हो चुके थे। अब इंतज़ार था तो बस व्हिसल बजने का जिसकी आवाज़ पर रेस शुरू होनी थी। ऐन ने एक नज़र ऑडियंस में बैठी अपनी माँ को देखा जो उसको परेशानी और फ़िक्रमंदी के ज़ेर असर मिले-जुले तासुरात से देख रही थी। अयान ने इसको देखते ही थम्बस का इशारा किया, कहाँ देख सकता था वो अपनी माँ को इतना परेशान, वो भी इसकी खुद की वजह से। इसकी इस अदा पर महर दिल खोलकर मुस्कुराई और उसे फ्लाइंग किस थी जो इसने हाथ के इशारे से कैच की थी। महर नम आँखों से मुस्कुरा दी, यही तो कीमती एहसास था इसका, भला इनके बगैर वो क्या करती। रहमत तमस्खरा से इनका ये प्यार भरा अंदाज़ देख रही थी। चाहे जो भी कर लो महर, महर जीत तो मेरी होगी, हार तुम्हारी। भला ये रंगड़ा बच्चा कैसे रेस जीतेगा जबकि इसके मुकाबले कितने फुर्तीले बच्चे हैं। इसने तंज़िया अंदाज़ में से देखते दिल में कहा। वहाँ सब इस बच्चे को देखकर हैरान थे जो डॉक्टर की परिस्थिति को झुठला आज वहाँ अपनी किस्मत आज़माने आया था। दाऊद ऑफ़िस में सीरियस फाइल्स एक दफ़ा स्टडी कर रहा था क्योंकि 15 मिनट बाद इनकी बहुत अहम मीटिंग थी और हसीना पास ही बैठी इसको निहार रही थी। साथ-साथ दाऊद की देखने पर फ़ौरन नज़र झुकाकर फ़ाइल स्टडी करने लगी जैसे इससे अहम काम कोई ना हो। हसीना तुम पॉइंट्स अच्छे से नोट कर डाउन कर लो। तुम्हें पता है ना ये मीटिंग हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। दाऊद ने इसे प्रोजेक्ट की अहमियत का एहसास दिलाते हुए कहा, मुझ पे यकीन रखो दाऊद तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ये तो बस एक मीटिंग की प्रेज़ेंटेशन है। इसने नहायत दिलबरी के अंदाज़ से कहा। वो दोनों अभी यही बात करते कि जुनैद एक पार्सल लेकर अंदर आया। इससे पहले कि वो दाऊद को पार्सल पकड़ाता इसके फ़ोन पर कॉल आई जिसे सुनकर जुनैद के कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो पार्सल टेबल पर रखते दाऊद से मुआज़रत करता बाहर को भागा। दाऊद ने इसे झपटे से यूँ जाते देखा, फिर सर झटक कर पार्सल खोला और जैसे देखते हुए बैठा ना रह सका और हैरत मारे खड़ा हो गया। अल्फाज़ तो कहीं गुम हो गए थे। सामने इसकी बीवी की नाज़ेब तस्वीर थी और उन पर कभी यकीन न करते लेकिन इनमें से 5 तस्वीरें तो महर की आज की थी। दाऊद को अच्छी तरह याद था कि मैंने आज यही कपड़े पहने थे। हसीना भी इसे किन से देख रही थी। इसे अपना प्लान कामयाब होता महसूस हो रहा था। वो दिलचस्पी से दाऊद का सुर्ख़ चेहरा देख रही थी। जो सबकी आखिरी हद पे खड़ा था और फिर देखते-देखते लम्हों में इसने ऑफ़िस का हशर-नशर कर दिया था। गेम 3 गिनने के बाद वेसल पर शुरू हुआ था, जहाँ बच्चे वेसल की आवाज़ सुनते तेज़ी से भागे थे। अयान ने आहिस्ता से भागना शुरू किया था। रेयान और महर का दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था, आँखें लम्हे को ना चपक रही थी। अभी वो थोड़ी दूर ही आगे गया था कि एक ठोकर लगते वो मुँह से बल ज़मीन पे गिरा था और उसकी एक टाँग पर बंधी एक स्टिक टूट गई थी। अयान और महर एक चीख के साथ खड़ी हुई थी। ऐन की कोहनी और घुटने से खून बहता देखकर इसको अपनी रूह फना होती महसूस हुई थी। इससे पहले कि वो भागते रेयान ने नम आँखों से इसे देखते नफ़ी में सर हिलाया, जबकि सारी ऑडियंस जो पहले हूटिंग कर रही थी, अयान के गिरने से वहाँ सन्नाटा छा गया था और यहाँ रहमा फ़ाताना अंदाज़ से मुस्कुराई थी। तुम्हें कैसे लगा महर कि मैं तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डालूँगी, मैं जीतने के लिए किसी हद तक जा सकती हूँ।
यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को नुकसान भी पहुँचा सकती हूँ। वो ज़हरीली मुस्कुराहट से महर को आँखों ही आँखों में कहती मुस्कुराती मैं, जबकि महर की आँखें खून रंग हुई थी। इसे लम्हा लगा था समझने कि रायमा ने ही कुछ किया है। महर की कोशिश थी कि वो ग्राउंड में पहुँच जाए, इसकी आँखों से आँसू बहते थे, कयान की आँखें भी नम हुई थी। वो कभी भी अपनी माँ के लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनना चाहता था। अपनी माँ को रोता देखकर इसने अपनी आँखें भी सुर्ख हो चुकी थी, जो दर्द बर्दाश्त करते उठने की कोशिश करने लगा। इसे हर हाल में फ़तह आज अपने नाम करनी थी और रहमा इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। इसने जो ऐन की राह में पत्थर पत्थर छुपाए थे, उन्होंने अपना कम काम कर डाला था। इसने फ़ौरन अपना फ़ोन निकालते ऐन की वीडियो रिकॉर्ड की जहाँ वो अपने उनको देखता करा रहा था, उठने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से जाने के बाद वो यकीनन राइमा का बुरा हाल करने वाली थी। "राइमा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम इसकी इसकी बहुत बुरी सज़ा मिलेगी।" इसने नम आँखों से अयान को देखते हुए कहा और सख्त से मुठ्ठियाँ भींची। यहाँ तक कि इसके नाज़ुक हाथ पर सुर्ख़ पड़ चुके थे, इससे पहले कि वो ज़ब्त का दामन तोड़ते हुए ग्राउंड में जा पहुँचती। अयान बामुश्किल दोनों हथेलियाँ ज़मीन पे टिका के उठ खड़ा हुआ था और उसके उठते ही चारों तरफ तालियों का शोर गूंज उठा था। वो भाग रहा था, अपने दर्द की परवाह किए बगैर भाग रहा था। इस पर आज जीतने का जुनून सवार था। भागते-भागते इसे पता ही नहीं चला कि वो लड़खड़ा नहीं रहा और ना ही इसके पैर में रुकावट आ रही थी, बल्कि बिल्कुल तेज़ी से भाग रहा था। इतनी देर की मेहनत रंग लाई थी और वो जो बच्चे पहले तेज़ भाग रहे थे, अब इनकी रफ़्तार धूप के बायस काफ़ी कम हो चुकी थी। और अयान जो अभी पूरे ज़ोरों-शोर से भागना शुरू हुआ था, पलक झपकते इनको पीछे जो छोड़ता चला गया वो और देखते ही देखते हुए लाल रिबन से टकराता विनिंग लाइन क्रॉस कर चुका था। महर और रेयान जो गुमसाद अयान को देख रहे थे, लोगों की तालियाँ पीटने पर होश में आए और रेयान भागकर अयान के पैर की उसे उठाकर गोल-गोल घुमाने लगा। अयान जो घुटने के बल झुके गहरे-गहरे साँस भर रहा था, अचानक आने वाली रफ़्तार पर बौखला गया था। जहाँ अयान और उसके बाकी क्लासमेट इसे कंधों पर उठाकर वोटिंग कर रहे थे। और रही बात महर की, तो इसके शुक्र के आँसू बह रहे थे। आखिर इसको इतनी माँ की मेहनत रंग लाई थी, जो अयान आज अपनी दोनों टाँगों पर बगैर लड़खड़ाए खड़ा था। कितना इंतज़ार किया था महर ने इस दिन के कि इसका बच्चा जल्द ठीक हो जाए। कितनी दुआएँ माँगी थी जो आज काबूलियत का दर्जा पा गई थी। शायद ही आज महर से ज़्यादा कोई खुश होता। इसे यकीन था कि दाऊद भी जब इनको देखेगा तो उसकी कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। अयान और रेयान ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो आँसू साफ़ करते हुए मुस्कुराकर इन्हें देख रही थी। राइमा के गुस्से का तो कोई ठिकाना नहीं था। इसे इतनी बुरी शिकस्त मिली थी, इसे सोचा भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे जीत सकता है? ये तो चल भी नहीं सकता था। तो ये कैसे जीत गया? वो जितना हैरान होती इतना कम था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि जिस चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी हो, वो चीज़ होकर ही रहती, चाहे वो कोई अनहोनी क्यों ना हो। जब अयान को स्टेज पर इनाम लेने के लिए बुलाया गया तो इसकी आँखें नम हुई थी। इसने कब सोचा था कि वो भी यहाँ खड़ा होकर पहला इनाम जीत रहा होगा और ये सब अल्लाह के बाद इसकी माँ की वज़ह से हुआ था। पहला इनाम जीतते हुए इसके हाथ खुशी से काँप रहे थे, जबकि आँखों में खुशी के आँसू थे। जब इसे माइक पर आकर स्पीच के लिए कहा गया तो इसने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। इसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह ताला को थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी मॉम कहती है कि हमेशा अपनी खुशी में भी अल्लाह को याद रखना चाहिए। इसके बाद मैं अपनी मम्मा को थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स मम्मा, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह ताला के बाद ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझ पर बहुत मेहनत की है। डॉक्टर अंकल ने कहा था कि मैं कभी चल नहीं पाऊँगा। मेरी मम्मा ने कहा था कि अगर हम अल्लाह से दुआ करें तो कुछ भी हो सकता है। इसकी बात पर सब वालिदैन और टीचर मुस्कुरा दिए। सारे कहते हैं कि नहीं, नहीं मम्मा प्यार नहीं करती, मगर मेरे और रेयान की मम्मा हमारे लिए फेरी हैं, जो हमसे बहुत प्यार करती हैं और हमें हर चीज़ देती हैं। मम्मा आई लव यू वेरी मच, आई रियली लव यू। वो शिद्दत जज़्बात से सुर्ख़ चेहरा लिए रोते हुए माइक पे ज़ोर से कहते महर की जानिब भागा था, जो अपनी बाहें खोले इसकी तरफ देख रही थी और वो भागकर इसकी नरम आगोश में आ समाया था। दोनों एक-दूसरे से लगे आँसू बहा रहे थे। महर ने भी इसे कस कर गले लगाया था और कहीं वो इसे खो ना दे। रेहान से वीराना के तो वो भी देखा-देखी इसके गले लग गया था। अयान ने अपनी ट्रॉफ़ी खुशी-खुशी महरविश को थमाई थी, जबकि ये खूबसूरत मंज़र कैमरामैन ने कैमरे की आँख में खूबसूरत याद के तौर पे कैद किया था। सभी इसकी आँखें में इन माँ-बेटियों के लिए प्यार को देखकर नम हुई थी और वो इन्हें देखकर तालियाँ बजाने लगे थे। किसी को भी अफ़सोस नहीं था कि इनका बच्चा नहीं जीता, एक माँ जीत गई थी, इनके लिए यही काफ़ी था। पर बस एक रहमा ही थी जो हसद और जलन का शिकार हो रही थी। इतनी जल्दी नहीं महर, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूँगी। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। आज की रात मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ना पलट दी तो फिर कहना। इसने अपने मोबाइल पे चलती वीडियो को देखकर शायराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा।
महर रेयान और रेयान को लिए वापसी पर मॉल आई थी इन्हें गिफ्ट दिलाने, मगर यहाँ कुछ लड़कों को एक लड़की को पकड़ते कंस्ट्रक्शन एरिया में ले जाते इसकी छठी हिस्सेदार हुई थी। रेयान, अयान आप दोनों ये बर्गर ख़त्म करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इससे दोनों का वहाँ वहाँ यहाँ ध्यान भटकाते का साथ नज़रें वहीं थी जहाँ से वो लड़की को लेकर गए थे। पर मम्मा आप जहाँ कर रही हैं? बच्चे ने बेताबी से पूछा। बच्चे इसे छोड़ने पे किसी तौर राज़ी नहीं थे। देखो मेरी जान, मेरी जान, मम्मा को आपके लिए गिफ्ट लेना है, सो बेसिकली इट्स अ सरप्राइज़ जो मैं आपको नहीं बता सकती। सो यहाँ बैठो अच्छे बच्चे की तरह, मैं अभी आई मगर आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। गॉट इट। इसकी बात सुनते दोनों एक्साइटेड हुए और अच्छे बच्चे की तरह सर हिला के शराफ़त से बैठ गए। मम्मा अभी आती हैं। वो इन दोनों को अपना ध्यान रखने का कहकर फ़ौरन इसकी तरफ भागी जहाँ इसने इन लड़कों को जाते देखा था। ऊपर वाले पोर्शन का निहायत सुनसान एरिया था जहाँ बोर्ड पर लाल निशान से रुकने का कहा गया था। मतलब वहाँ जाना बहुत साफ मना था और इसी बात का वो सब फ़ायदा उठा रहे थे। बहन ने लगे हाथों पुलिस को कॉल भी मिला दी थी, जबकि खुद इधर-उधर देखती हुआ बढ़ने लगी। जब एक सिम से किसी लड़की की खिटी-खिटी चीखों की आवाज़ आई, "खुदा रहम करो मुझ पे, छोड़ दो, मुझे जाने दो।" वो लड़की सिसक रही थी, मगर वो हैवान बने हुए थे। इस बेबस लड़की की आवाज़ सुनकर महर को शिद्दत से गुस्सा आया और वो अंदर आ धमकी, जहाँ वो चारों लड़के चारों तरफ से पकड़े हुए थे। इसके दोनों बाजू और दोनों पाँव उन्होंने पकड़ रखे थे। इसके एकदम अंधारे से सब हड़बड़ा कर रह गए थे, मगर दोनों में एक लड़की को खड़े देखकर इनके चेहरे पे शैताना मुस्कुराहट खुली थी। महर इन्हें खा जाने वालों से देख रही थी। "यक ना शुद्ध दो शुद्ध, एक से भले दो।" इन लड़कों ने इसकी ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए कहा। लेकिन महर की नज़र सिर्फ़ इस बेबस लड़की पे थी जिसके आँसू उसका चेहरा भर चुके थे। एक लड़का इसकी तरफ गलत इरादे से बढ़ा था जब महर ने रखकर इसके मुँह पर एक थप्पड़ मारा, जिससे इसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। अगर ये कहे तो इसको दिन में तारे नज़र आ गए तो वो भी गलत नहीं होगा। बाकी तीनों लड़के हैरान खड़े इसकी हिम्मत देख रहे थे, जो अकेली इन सबको मुकाबला करने के लिए उकसा रही थी। "इसे छोड़ो बस" ने घबरा कर कहा, तो इसके बाद सब कैकमा लगाकर हँस दिए। मैड ने इन्हें नज़रअंदाज करते नीचे गिरी लड़की को झटके से हाथ पकड़ कर खड़ा किया और अपने पीछे पा लिया। वो भी किसी सहमे हुए बच्चे की तरह इनके पीछे चिपकने लगी, जैसे महर इसे हर मुश्किल से बचा लेगी। महर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चादर इसके कंधों पर रखी थी, क्योंकि इसका आस्तीन तो ज़बरदस्ती से पड़ चुका था, जो कि महर को ज़्यादा गुस्सा दिलाने का बाइस बन रहा था। इससे पहले कि वो चारों उनका शिकार करते, पुलिस एकदम धावा बोलती हुई अंदर आई थी। इन चारों को गुद्दियों से पकड़कर रखकर दो हथौड़े किया और चारों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ी थी और वो बुरी तरह डर चुके थे। वो चीखते चिल्लाते रहे, मगर पुलिस इन्हें वहाँ से पकड़कर ले जा चुकी थी। जाते हुए हेड ने महर का शुक्र अदा किया था कि इसने वक़्त पर इन्हें इत्तला देकर किसी बड़े नुकसान से बचा लिया था और ये सब मंज़र दूर से भाग कर आते जुनैद ने बखूबी देखा था। वो लड़की अब रोते हुए महर का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिसने आज इसकी इज़्ज़त बचा ली थी। देखो लड़के, तुम अपना ख़्याल रखना, खुद सीखो। तुम जब तक इस दुनिया से डरोगी, ये दुनिया वाले तुम्हें और डराएँगे, लेकिन जब तुम मज़बूत हो बनोगी तो कोई तुम्हें डराने तो क्या नज़र उठाकर देख नहीं पाएगा। कुछ साल पहले मैं भी तुम जैसी थी, मगर अब मेरे पास मेरे मज़बूत सहारे हैं, जिन्होंने मुझे इत्मीनान दिया है। तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है कि तन्हा कहीं मत जाओ। बेहतर है कि अपने हमरा किसी महरम के साथ आओ, क्योंकि ये दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है। हर कोई शिकार की ताक लगाए बैठा है। बेहतर है अब तुम समझ गई होगी। मैंने इस लड़की को दोनों कंधों से पकड़कर समझाते हुए कहा, जो शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए इसकी बातें अपने दिल में उतरता महसूस कर रही थी। महक चौंकी तो तब जब जुनैद पीछे से भुकलाते हुए भाग कर आया था और वह हैरत से इसकी तरफ पलटी। "जुनैद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" इसने हैरत से इस्तफ़ार किया। जुनैद के आने पर वो लड़की भागकर इसके सीने से लग गई, जिसे मैं हैरत से देख रही थी। भैया आई एम सॉरी, मैं आइंदा कभी भी बाहर अकेली नहीं निकलूँगी। अगर आज ये ना होती तो शायद मैं आपकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त ना कर पाती। मुझे लगा आप आज भी बाहर लेकर नहीं जाएँगे, इसलिए मैं गुस्से से खुद ही आ गई। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है बाहर अकेले निकलना कितना खतरनाक है। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दें। इस लड़की ने रोते हुए कहा, तो मैंने इसकी तरफ से कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि जुनैद दाऊद के काम में कितना बिज़ी रहता है, इसलिए मैं अपने घरवालों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। मैंने आज घर जाकर दाऊद से इस बारे में बात करने का सोचा। जुन्नत अपनी बहन को घर जाकर डाँटने का से पहले ही महर की तरफ पलटा। थैंक यू मैडम, अगर आज आप यहाँ ना होती मैं नहीं जानता कि क्या होता। आज आपने मेरी बहन की इज़्ज़त बचाकर मुझे बड़ा एहसान किया है, जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। आपने मुझे ज़िंदगी भर के लिए अपना मकफ़ूज़ कर लिया है। मेरे पास आपको देने लायक तो कुछ नहीं, मगर आप मेरे लिए से कुछ भी माँग सकती हैं। चाहे तो जान माँग लें, मैं उफ़ तक नहीं करूँगा। जुनैद ने इसके आगे सर झुकाते कहा, तो वो शर्मीले अंदाज़ से मुस्कुरा दी।
ख़ैर जान तो बहुत कीमती है जुनैद, लेकिन मुझे कभी भी तुमसे कोई फ़ेवर चाहिए हुआ दाऊद से छुपकर तो मुझे उम्मीद है तुम मेरी मदद करोगे। दाऊद को बताए बगैर इस बात का वादा कर लो तो समझो तुमने मुझसे हिसाब बराबर कर लिया है। जुनैद इसकी बात सुनकर दिल से मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था मैं और दाऊद में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था, इसलिए इतने आराम से इसकी मदद करने की हामी भर ली थी। लेकिन ये मदद महज़ इतनी जल्दी इससे माँगने वाली थी, इन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। महर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? दाऊद ने अपनी 5 स्टार गुलदान सब चीज़ों को धर्म-भरम करते हुए हसीना को के नखियों से देखते चीख कर कहा, जिसे सुनकर 2 लम्हे के लिए हसीना भी डर गई थी। मैं तुम्हें शुरू से कहती थी दाऊद कि वो भरोसे के लायक नहीं, तुम ही इस पर भरोसा किया करते थे। अब तो तुमने इसका असल रंग देख लिया ना, बेहतर है कि तुम इसे अब छोड़ दो। हसीना ने अपना अगला पत्ता फेंकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी और इसी वक़्त महर से हिसाब चाहिए। इसने ऑफ़िस से निकलते हुए कहा, जबकि हसीना भी इसके पीछे लपकी थी। भला वो इतने मज़ीद इश्यू कैसे मिस कर सकती थी? जैसे ही वो दोनों घर पहुँचे, दाऊद इसे देखे बगैर अंदर की तरफ बढ़ा था। महर को आवाज़ें देने लगा था, मगर महर घर पर होती तो इसे मिलती ना। इसकी गैर मौजूदगी ने दाऊद को और गुस्से में मुब्तला कर दिया था और वो गुस्से से यहाँ-वहाँ टहलने लगा। अभी वो इसी का इंतज़ार कर रहा था, जब इसके फ़ोन पर एक वीडियो मौसूल हुई। पहले तो इसने सोचा कि वो फ़ोन ही ना देखे, मगर इन इन नॉन नंबर से इसकी तवज्जो खींचती थी। जैसे ही इसने वो वीडियो देखी, पैरों से ज़मीन निकलना खिसकते कहते हैं वो आज दाऊद समझ आया था। इसकी गिरफ्त अपने फ़ोन पर सख्त होती जा रही थी। इससे पहले कि फ़ोन तोड़ता इन 9 नंबर से कॉल आना शुरू हो गई थी, जिसे इसने लम्हे भर की ताख़ीर किए बगैर उठा लिया था। और दूसरी तरफ राइमा की आवाज़ सुनते ही इसके अंदर भंभड़ चलने लगे थे। आज बच्चों ने महर के साथ बहुत मज़ा किया था। अयान को पट्टी करवाने के बाद उन्होंने मॉल में शॉपिंग की, अच्छा-सा खाना खाया और खूब मज़े-मज़े की सेल्फ़ीज़ क्लिक की थी। अब वो सब थके टूटे आए थे, लेकिन घर में दांतों को गुस्से से टहलते और हसीना की तंज़िया मुस्कुराहट देखकर इसे बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। जैसे ही वो अंदर आई, दाऊद ने ताबड़तोड़ सवालात की बौछार कर दी थी। कहाँ थी तुम? महर बताओ मुझे और मेरे बच्चे को मेरे से पूछे बगैर तुमने स्पोर्ट में हिस्सा कैसे दिल लेने दिया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐन चल नहीं सकता, फिर भी तुमने इसे रेस में हिस्सा लेने दिया। किसने हक दिया तुम्हें मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे की ज़िंदगी का फैसला करने का? दाऊद वो हैरत और रंज से बेबस इतना ही बोली। बच्चे डर के मारे इसके पीछे छुप रहे थे। बस बहन तुमने जो गलती की है इसे मानो, फिर बहाने मत बनाओ। बहन ने एक नज़र हसीना की तरफ देखा, जो इसे तमतनाना नज़रों से देख रही थी। दाऊद ये बात हम अकेले में भी कर सकते हैं, इसने अपनी मुठ्ठियाँ भींचते हुए कहा। बात अभी होगी इसी वक्त, क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ महर? क्या तुम इनको वाक़ई अपनी औलाद नहीं मानती? महर इसकी बात पर हैरान ही तो रह गई थी। दाऊद वो हैरत से बस यही कह पाई। इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दाऊद इसे ऐसे सबके सामने सौतेले का ताना देगा। गले में आँसू का गोला अटकने लगा था, आँखों में पानी की धुंध छा गई थी। इसने दुपट्टे का पल्लू हाथ में दबोच कर रखा था। ओह! मैं कैसे भूल गया था कि रेयान आया तो तुम्हारी असली औलाद ही नहीं, भला तुम्हें इनकी परवाह क्यों होने लगी? इसने तंज़ी अंदाज़ में कहा। ये आखिरी बात थी जिसकी मैंने दाऊद से उम्मीद नहीं की थी। ये बात महर का दिल खून कर गई थी। वो इसके लफ्ज़ों के तीरों से लहू-लुहान कर गई थी। अब इसकी बस हुई थी। अभी दाऊद कुछ और कहता है, महर बोली नहीं धाड़ी थी। बस दाऊद साहब बस, जानती थी मैं आप मुझे कभी अपना मान ही ना नहीं सके, तो फिर मुझको यकीन कैसे करते? जब मैं आप पे यकीन करती हूँ, इससे अगली बार ही आप इस बुरे तरीके से मेरा यकीन तोड़ते हैं कि मैं खुद बुरी तरह टूट जाती हूँ। मैंने हर तरह से आपको यकीन दिलाया कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, मेरी मेहनत, मेरी रियाज़त आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने नींदें तक कुर्बान कर दिया। आप कहते हैं मैंने क्या किया है? मैंने अपनी पसंद को आपकी पसंद में ढाल लिया। ये क्या कम था जो आप मुझे सौतेले का ताना दे रहे हैं? आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने रेयान अयान को अपनी सगी औलाद से बढ़कर चाहा है। मैंने कभी दूसरी औलाद का नहीं सोचा। अब आखिर में मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि ये मेरी सगी औलाद नहीं। मैं दर्द की शिद्दत से गला फाड़ कर कहती रेयान अयान को अपनी बाजू में खींचते हुए बोली। आँसू उसका चेहरा भिगोते चले गए थे। जबकि रेयान अयान सहमे खड़े थे। उन्होंने दाऊद को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। मगर आज उन्होंने अपने बाप के रूप को देखा था, जो दाऊद से बुरी तरह डर गए थे। महर दाऊद ने इसे झूरते हुए इसकी बात काटनी चाहिए, मगर इसने दाऊद को धक्का देते हुए उसके हाथ झटके और चटक कर बोली, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स राउत शाह। अब मैं बोलूँगी और तुम सुनोगे। मैं अपने घरवालों तक से दूर रही किसके लिए? वो आज को बुलाती है किसके लिए? सिर्फ़ तुम्हारे लिए। तुम्हें इतनी बार मौका दिया, मगर तुम इन सब मौकों को नंगा गँवाते चले गए। फिर मुझसे एक नया मौका माँगने की दर पर आते रहे और मैं पागलों की तरह तुम्हें मौका देती रही। मगर अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें एक बार फिर भी दूसरा मौका नहीं दूँगी। क्या मुझसे बड़ा भी कोई पागल ही होगा जो ऐसे शख़्स पे यकीन करे जिससे कोई दूसरी बार मोहब्बत तक ना करे? ऐसे मतलबी इंसान के साथ तो रहना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। आज तुमने सगे सौतेले को बीच में लाकर मेरी नज़रों में खुद को गिरा लिया है और शायद तुम कभी मेरी नज़रों में उठ पाओगे।
आखिर किस बात पर कस के कहने पर तुम मुझे इतनी बातें सुना रहे हो? क्या तुमने आँखों से नहीं देखा मैंने बच्चों का कितना ख़्याल रखा है? और आखिर में कैसे भूल गए कि तुम घर में होते तो तुम्हें पता होता ना जो शख़्स अपने बिज़नेस से इतना लगाव रखता है कि इसने घर में अपने बच्चों तक की तबीयत का मालूम ना हो, वो भला अपने बच्चों की हिफ़ाज़त ही प्यार कैसे कर सकता है? मैंने एक-एक लफ़्ज़ से बातें कहा तो दाऊद इसकी बात सुनकर बना उठा था। बेशक मैं घर पर नहीं रहता, मगर मैं ऑफ़िस में भी घर की सारी मालूमात रखता हूँ। तुम लोग जहाँ होते हो मेरा ध्यान तुम सब पर ही होता है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं घर से लाइव रहूँगा? और रही बात अयान को चोट लगने की, तो इसकी माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया है। अगर वो मुझे ना बताती तो शायद तुम मुझे कभी बताने का इरादा ही ना रखती थी। छुपा लेना चाहती थी ना तुम ये बात मुझसे। आखिर को सगी माँ जो ठहरी वो तकलीफ़ तो इसे ही होनी थी। वो अयान की तकलीफ़ नहीं दे सकी, इसलिए तो इसने मुझे कॉल कर के तुम्हारे बारे में बता दिया। दाऊद का लहज़ा आज आग बरसा रहा था, जिससे महर पूर-पूर से लग कर रह गई थी। क्या कहा तुमने रायमा? रायमा ने बताया तुम्हें मेरे बारे में? इसने पुरजोश अंदाज़ में अटकते-अटकते गमगीन लहजे में कहा। इसकी एक बात पर वो सौ-सौ बार मरी थी। तो मैं रहमा की बात पर यकीन है मुझ पर नहीं, क्योंकि वो बच्चों की सगी माँ है, मैं नहीं, ठीक है? सही कहा तुमने। मैं भला कहाँ बच्चों से प्यार करती हूँ, मैं तो तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हारे पीछे आई थी। यही कहना चाह रहे हो ना महर? अब तुम बात को गलत अंदाज़ में ले रही हो। दाऊद झिंझलाकर बोला, साथ के नाक़ियों से हसीना को भी देखा जो इन्हीं की तरफ दिलचस्पी से मुतवज्जा थी। दाऊद जान गया था कि इसकी बातें महर का दिल बुरी तरह दुखी कर गई है, मगर वो भी क्या करता, इसकी भी मजबूरी थी। मैं बात को गलत अंदाज़ में ले रही हूँ। आर यू किडिंग? मैं दाऊद तुम कह रहे हो कि मुझे बच्चों के को भी फ़ैसला लेने का हक़ नहीं, तो फिर मैं किस हक़ से इनके साथ हूँ ये बताना पसंद करोगे मुझे? क्या तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? तुम्हें सब बातों से अनजान रखती हूँ? मुझे अफ़सोस है तो सिर्फ़ इस बात का कि मैंने इतने साल तुम्हारे साथ ज़ाया कर दिया और तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने तो मेरी ममता को ही 2 कौड़ी के भाव भेज दिया। आँसू टपक कर बेमौल होते जा रहे थे, मगर इसके लहज़े की अज़ियत घर के चारों अतराफ़ फैल चुकी थी। वहाँ खड़े हर एक मुलाज़िम की आँख से आँसू लगातार बहने लगे थे। हर कोई महर के दर्द को दिल से महसूस कर रहा था, क्योंकि वो सभी जानते थे कि महज़ जैसी मोहब्बत तो दाऊद तो भी बच्चों से नहीं कर सकता था। जबकि बच्चे भी रो रहे थे, अपनी माँ को यूँ रोता देखकर उनका भी दिल को दुःख रहा था। दाऊद इन तस्वीरों का भी तो बताओ इसे, जिससे इसने तुमसे अनजान रखा। हसीना नखरे से कहती हुए आगे आई थी। इसके करीब आकर बराबर में खड़ी हुई महर को तंज़िया नज़रों से देखकर बोली। महर की नज़र हसीना से होते हुए दाऊद के जो इसे ही घूर रहा था, बस इसके बोलने के इंतज़ार में थी। दाऊद पीछे गया और फिर मेज़ से तस्वीरों का पलंदा उठाता महर तक आया। हवा में तस्वीरें उछाल दी, जिसमें शम्स और महर की नाज़ेबा तस्वीरें थी। महर तल्ख़ी से इन तस्वीरों को देख रही थी और फिर दाऊद को देखा। इसे बस दाऊद का ये रवैया जानना था कि वो इसके बारे में क्या सोचता है, क्या वो इस पे शक करेगा या भरोसा? रिश्ते में किसी वापसी की गुंजाइश है या नहीं? अब रिश्ते की बुनियाद सिर्फ़ दाऊद के अगले लफ्ज़ों पर टिकी थी। मैंने अपने आप को हर फैसले के लिए तैयार कर लिया था। अगर अब फैसला इस हक़ में ना आता तो दाऊद को यकीनन बहुत बड़ी सज़ा देने वाली थी, जिससे वो एड़ियाँ रगड़ता रह जाता, मगर महर इसे माफ़ ना करती। इन तस्वीरों के बारे में क्या वज़ाहत देना चाहोगी? दाऊद ने अपना अगला पासा चला। महर इसे अंदर तक उतरती नज़रों से देख रही थी। दोनों एक ही दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। कोई एक भी लम्हे के लिए भी नहीं चौंक रहा था। बस एक दफ़ा पूछूँगी तुमसे कि तुम्हें मेरा साथ चाहिए, ये वज़ाहत। अब ये तुम पे मुनहसर है, बाद में मैं तुमसे गिला मत करना। महर भी एक ही बात सोच कर रही थी, क्योंकि इन्हीं बातों पर तो इसकी पूरी ज़िंदगी खुशियाँ मुनहसर थी। दाऊद ने एक नज़र सीना को देखा, जो इसी को देख रही थी कि अब दाऊद क्या कहेगा। दाऊद ने गहरा साँस लिया और अपने आप को बोलने पर आमादा करते कहा, मुझे हकीकत जाननी है। महर के हाथ पहलू में जा गिरे थे, आखिर उम्मीद भी टूट गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से मर गई है और इसे पूरी पूरी दुनिया में अकेली तन-तनहा रह गई थी, जैसे कोई भी नहीं जिसके सहारे वो ज़िंदगी गुज़ार पाती। इसने एक नम नज़र अपने पहलू से चिपके हुए दोनों बच्चियों पर डाली, जो नम निगाहों से इसी को देखते नफ़ी में सर हिला रहे थे। महर ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर इसे ये सब करने के लिए इसके खुद के शौहर ने मजबूर किया था। वो तो हमेशा अपने बच्चों को अपनी छाँव में छिपा कर रखना चाहती थी, चाहे इनसे इसका कोई खून का रिश्ता ना था, मगर एहसास तो था ना, जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर होता है। मगर आज दाऊद ने इसके प्यार, इसकी ममता, इसकी मोहब्बत पर उँगली उठाई थी, जो कतई बर्दाश्त नहीं कर पाई थी वो। इसने बच्चों से अपने हाथ छुड़ाए और नीचे झुककर तस्वीरें उठाई। एक-एक कदम बढ़कर वो दाऊद के करीब आ रही थी, जबकि दाऊद को इसके खतरनाक इरादे देखकर पसीने आ रहे थे। बिल्कुल मुकाबिल आकर इसने दाऊद के आगे तस्वीरें लड़ा और उसकी आँखों में डालकर जब बोली, तो इसका लहज़ा बर्फ़ से भी ज़्यादा सर्द, जबकि इसकी बात आग से भी ज़्यादा जलती हुई थी, जो दाऊद को सीने के अंदर जला गई थी। इन सब तस्वीरों में जो दिख रहा है वो हकीकत है, ये सब सच है, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती ही नहीं हूँ, मोहब्बत तो मैं शम्स से करती हूँ। तुम्हारे साथ तो वक़्त गुज़ारी कर रही थी मैं, यही सुनना चाहते थे ना तुम सुन लिया मेरे
मुँह से करार आ गया। वो सिलकते लहजे में कहा तो दाऊद को अपनी नसें फटती हुई महसूस हुई। वो कहना क्या चाहती थी? इसे बिल्कुल भी मेरे से इस बार जवाब की उम्मीद न थी। वो तो समझा था मेरी इन तस्वीर को जुटा देगी, इस पर चीखेगी, चिल्लाएगी, मगर यहाँ तो सारा मामला ही उलट गया था। इसने सब इल्ज़ामात की तस्दीक कर ली थी। अब बोलो क्या करोगे? मारोगे मुझे या घर से निकाल दोगे? क्योंकि ज़िंदगी से तो तुम मुझे कब के निकाल चुके हैं, शायद कभी अपनी ज़िंदगी में जगह दी ही नहीं। बहन ने जैसे समझते हुए सर हिलाया, तुम जानती भी हो कि क्या कह रही हो और तुम इसके अंजाम से वाकिफ़ हो तुम। दाँत पीसकर गुस्से से बोला। वो जानता था कि ये सब सच नहीं है, मगर फिर भी मेहर की बातें इस पे तेज़ाब का काम कर रही थी। भला वो कैसे अपने साथ इस शख्स का नाम भी ले सकती थी? वो तो इससे प्यार करती थी, इसकी मोहब्बत थी, तो फिर इसने ये बात भी कैसे दाऊद ने गुस्से से सोचा, मगर वो ये भूल गया था कि पहल तो इसने की थी, अब जो भी था, नतीजा भी तो इसे भुगतना ही था। मेहर पर इल्ज़ाम लगाने वाला वो खुद था, फिर अगर वो खुद तस्लीम कर रही है, तो इसने क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही थी? देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम साथ। मैंने इसकी तासुरात देखकर इसे और जलाते हुए कहा, "बहन बस करो, अब एक और लफ्ज़ भी नहीं।" दाऊद वो सख्ती से बोला, "क्यों बुरा लग रहा है? दर्द हो रहा है और ओह सॉरी, तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं, फिर काहे का दर्द, कैसी जलन?" सही कहता था शम्स कि तुम जैसा शख्स कभी वफ़ा निभा ही नहीं सकता, कभी मोहब्बत पे यकीन कर ही नहीं सकता, और मैं पागल तुम्हारे फ़रेब को सब समझती रही, तुम्हारे इशारे पे कठपुतली की तरह नाचती रही। तुमने कहा मुझसे मोहब्बत है, मैंने मान लिया, तुम्हें अपना दिल सौंप दिया, मगर तुमने मेरे दिल से खेलकर इसे यूज़ करके फेंक दिया। शायद सिर्फ़ जिनसी ख्वाहिशात के लिए ही तुमने मुझे अपने जाल में फँसाया था। बहन ने दर्द से कहते इसके सीने पे दस्तक देते आखिर में पागल की तरह हँसने कहा, जबकि इसके अल्फाज दाऊद शाह के मुँह पे तमाचा मार गए थे। महर इसका हाथ उठा था, मगर हवा में ही रुक गया था। महर फटी आँखों से इसे देख रही थी और दाऊद दुःख से इसने ये भी सोचा कैसे कि दाऊद इसे इस्तेमाल करेगा। क्यों मिर्चें लग रही हैं? तुम कहो तो सही, मैं कहूँ तो गलत। वाह! क्या बात है हमारे माशरे की। बेशक मर्दों को अल्लाह ने हमसे ज़्यादा दर्जा दिया है, मगर कभी भी किसी पे बहतान लगाने का नहीं कहा अल्लाह ने, मगर आपने तो हर हद से गुज़रते चले गए। और अगर अब जब मैं ये सब मान रही, तो आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? इतना दर्द क्यों हो रहा है? आपको गुस्सा आ रहा है? हाथ उठाना चाहते हैं मुझ पर, उठाए ना, रोका किसने है? अब भी क्यों रुके? इस हद से भी गुज़र जाएँ जहाँ इतना कुछ किया, वहाँ एक और सही। बहन ने तंज़ी अंदाज़ में दाऊद को देखकर कहा, जिसका गुस्सा इसकी बातें सुनकर लम्हा-लम्हा बढ़ता जा रहा था, और तुम तो बहुत खुश होगी ना, अपने मकसद में कामयाब हो गई। एक कामयाब बिज़नेसमैन तुम्हारे हिस्से में आ गया है, लेकिन तुम्हें ये भी एक बात बता दूँ, किसी खुशियों को मारकर अपने घर की इमारत इस पे तामीर भी कभी नहीं की जा सकती। क्योंकि वो इमारत निहायत आर्ज़ी होती है। पता है क्यों? क्योंकि इसका मस्कन कब्रिस्तान होता है। इसने हसीना के इर्द-गिर्द चक्कर काटते हुए कहा और ऐन इसके सामने खड़े होकर रखकर इसके मुँह पर थप्पड़ दे मारा। चटाक थप्पड़ इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी थी, जबकि हसीना का गाल सुर्ख होता हुआ सनसना उठा था और वो एक तरफ को दर्द से झुक गई थी। हैरान तो दाऊद भी रह गया था मेहर को इतने गुस्से में देखा, और यही हाल इसके बच्चों का भी था, जिन्होंने कभी भी अपनी माँ को इतने गुस्से में नहीं देखा था। अब अगर वो इतने गुस्से में थी, तो यकीनन इसकी वजह इनका बाप ही था। तूने मुझे मारा भी कैसे दाऊद? तुम देख लो, तुम्हारी बीवी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर, हसीना इंडस्ट्री की ऑनर पर। हसीना तो गुस्से से पागल होती चीख उठी थी, आवाज़ नीचे रखो, यहाँ मेरे बच्चे मौजूद हैं, तुम्हारी तरह गँवारों का अड्डा नहीं है ये, और ऑनर होगी तुम अपने घर में, यहाँ की ऑनर मैं हूँ, और जब तक मैं इस घर में हूँ, तुम जैसी कैरेक्टरलेस औरत को मैं तुम्हारे बालों की चोटी से पकड़ कर इस घर से बाहर कर सकती हूँ। अपनी औकात मत भूलो तुम। हसीना के चीखने के अंदाज में कहकर ऐसे बच्चों की तरफ आने पर मैंने ने इसे गर्दन से दबोचकर पीछे किया था और आहिस्ता आवाज़ में पंगा रही थी कि हसीना के जिस्म में ठंडी लहरें पैदा होने लगी थी खौफ के मारे। हसीना के लिए तो जैसे साँस लेना मुश्किल हो गया था, ऐसे चीखकर दाऊद को अपनी मदद के लिए बुलाया था, जो कि इसकी चीख सुनकर खामोश में आया था और महरविश को झटक कर पीछे किया। "क्या पागल हो गई हो तुम? महर घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? दूर रहो तुम हसीना से।" दाऊद इस पर चीखकर बोला तो हसीना मासूम सूरत बनाती दाऊद के पीछे छुपकर महर को तंज़िया नज़रों से देखने लगी कि जैसे देखो मैंने तुम्हारे शौहर पे कब्ज़ा कर लिया हो, जो कि सिर्फ़ मेरी सुनता है और मेरी ही कहता है। महर ने एक नज़र दाऊद को देखा और आहिस्ता-आहिस्ता कदम पीछे लेने लगी। "ओह! आई सी, मैं कैसे भूल गई, तुम्हारे लिए तो मेरे को अहमियत ही नहीं रखती, जबकि ये बाहर वाली लड़की तुम्हारे लिए बेहद अज़ीज़ है। माफ़ करना, भूल गई थी मैं। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। आइंदा तुम्हारे मामले में कभी अमल दख़ल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो शम्स के साथ बहुत खुश हूँ और तुम्हारे साथ तो सिर्फ़ मैं वक़्त गुज़ारी कर रही थी।" इन तस्वीरों के मुताबिक महर ने सर से दाएँ-बाएँ हिलाते समझते हुए अंदाज़ में कहा। तो दाऊद ने इसके दोनों हाथ मज़बूती से पकड़कर झंझोड़ डाले, यहाँ तक कि इसकी उँगलियाँ महर के गजार बाजू में धँसती चली गई। इस डर से महर की एक सिसकी निकली थी, आँसू टपक कर के चेहरे पर आए थे कि अब भी कुछ और होना बाकी था। वो मर क्यों नहीं गई? क्या ये सब देखने के लिए ही वो ज़िंदा थी? खबरदार जो अब एक लफ्ज़ भी अपने मुँह से निकाला,
ज़मीन में गाड़ कर रख दूँगा, कोशिश करना मेरे सामने ना हो, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं, वरना तुम्हारी जान मैं अपने दोनों हाथों से खुद निकालूँगा। इसने महल को पीछे धकेलते हुए कहा, जो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरी थी, जबकि खुद तन-फन करता गाड़ी लेकर गुस्से से बाहर निकल गया था। पीछे हसीना से हँसते हुए देखते ऊपर अपने कमरे में चली गई थी। इसका मिशन जो कामयाब हो गया था, अब इसे जल्द से जल्द रायमा को अपनी कामयाबी की इत्तला देनी थी। इसलिए वो जल्दी से जाकर अपने कमरे में बंद हो गई और रायमा को कॉल मिलाकर इसे यहाँ के हालात से आगाह करने लगी। दूसरी तरफ दाऊद बाहर निकलते ही एक शदीद टेंशन का शिकार हो चुका था। गाड़ी चलाते हुए उसके एहसास से थक रहे थे। स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के बरसा था, वो अपना गुस्सा कम करने की कोशिश में लगा था। आखिर कैसे मैंने अपना नाम किसी दूसरे शख्स के साथ जोड़ दिया था। ऐसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसने तस्वीरों के बाबत मेरे से पूछा ही क्यों ना, ना वो इन तस्वीरों का पूछना था, ना ही मैं इस तरीके से बात करती। सब कुछ धर्म-भरम हो चुका था। इसका बनाया खेल ज़्यादा ही पेचीदा हो चुका था। इसे अब भी याद था वो 2 हफ्ते का पहले का दिन था जब इसे मालूम था कि हसीना ने धोखे से इसके साइन प्रॉपर्टी के कागज़ पर ले लिए थे, जिससे दाऊद की सारी प्रॉपर्टी हसीना के नाम हो चुकी थी। इस बात ने दाऊद को बहुत बुरी तरह से परेशान कर दिया था और इसलिए ही तो वो हसीना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ारता था कि किसी तरीके से वो इससे दोबारा अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बच्चे बगैर किसी आज़ाइश के पैदा हों। और आज जो ये सब हुआ तो वो भी इसके प्लान का हिस्सा था। वो हसीना को ये दिखाना चाहता था कि वो इसके साथ ही रहना चाहता है, ना कि मेहर के साथ, क्योंकि इसने राइमा और हसीना की बातें सुन ली थी। अब इनको इन्हीं की जाल में फँसाने का इरादा रखता था। लेकिन बुरा हुआ इस वक़्त जब राइमा की कॉल दोपहर में आ गई और इसने ऐन की ज़ख्मी वीडियो दिखाकर दाऊद का दिमाग ख़राब कर दिया। वो कभी भी इसकी बात पे यकीन ना करता, मगर इस वीडियो में सब मंज़र असल था। वो कैसे अपने बेटे को ऐसी बुरी हालत में देख सकता था। और फिर जैसे ही मेहर घर आई, इसने अपना गुस्सा मेहर पर उतार दिया था, मगर जो ही इसने सौतेले सगे की बात की तो मेहर का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर इसे अंदाज़ा हुआ कि इसने निहायत गलत वक़्त पर निहायत गलत बात कहकर बुरी तरह मेहर का दिल दुखा दिया है। वो भी क्या करता, खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे ही इसने हालात का अंदाज़ा हुआ, इसने खुद पे काबू पा लिया था। लेकिन हसीना को इस हद तक इनकी लड़ाई में इन्वॉल्व होता देखकर इसने मेहर से लड़ाई जारी रखने का सोचा। "मेहर, मैं तुम्हें आज रात खुद सच से बता दूँगा, बस आज की रात", दाऊद ने दिल में कहा, मगर वो ये नहीं जानता था कि आज की रात भी वो मेहर से ये बात नहीं कर पाएगा, बल्कि वो इसे हमेशा-हमेशा के लिए खो देगा। वो आज मेहर के सामने अपने दिल को खोल कर रख देना चाहता था। मगर क्या इसकी किस्मत में इसका साथ था मगर ये क्या इसकी किस्मत में इसका साथ था ये भी, या वो इसे खो चुका था? वो अपने आप को जितना कोसता इतना कम था। आखिर इसने मैं से ज़्यादा ही सख्त लहज़े में बात क्यों की? था तो ये सब ड्रामा, बस इसे मैं से एक बात का गिला था कि इसने अयान की बात इससे छुपाई। इस बात से वो वाक़ई मेहर से गुस्सा था। अभी वो कम से कम इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहता था। वो मेहर को थोड़ी देर तन्हाई फ़राहम करना चाहता था, ताकि वो ठंडे दिमाग से सोचे। जैसे ही इसका गुस्सा ठंडा होता,